नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम टैक्स की, और इनकम टैक्स के अंदर रिसेंटली हम लोगों ने आपके सबसे बड़े चैप्टर इनकम फ्रॉम सैलरी को कंप्लीट किया है। आज की क्लास के अंदर हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका टाइटल रहेगा डिडक्शन अंडर द सेक्शन 18C टू द 18U। उम्मीद करता हूं आप सभी मेरे साथ आखिरी तक जरूर जुड़े रहेंगे, और अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये डिडक्शन चैप्टर असल में आपकी 5वीं यूनिट के अंदर डाला गया है, लेकिन मैं इसको सैलरी चैप्टर के बाद क्यों करा रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लीजिए। जब भी आप लोग इनकम टैक्स के सवालात के उत्तर बनाने की कोशिश करते हैं, आंसर सोल्व करने की कोशिश करते हैं, उसी कड़ी में आप लोग देखते हैं करीब करीब ऐसे सवाल होते हैं जहां पे अक्सर हमें डिडक्शन अप्लाई करना होता है। ऐसे में आप सभी के लिए बेहद जरूरी हो जाता है पहले डिडक्शन को समझना, ताकि आप लोग ओवरऑल जो चैप्टर पढ़ के आए हैं, जस्ट लाइक सैलरी वाला चैप्टर आपने कंप्लीट किया है, तो सैलरी वाले तमाम सवालात को आप लोग बना सकें। और काफी बच्चों को एक डाउट और भी आ रहा होगा कि सर इससे पहले आपने डिडक्शन की एक वीडियो डाली थी क्लास नंबर 17 के नाम से, तो माय डियर फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूं, वहां पे केवल हमने एक ही तरीके का सेक्शन कवर किया था अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16, जहां पर हम लोगों ने 3 अलग अलग तरीके के डिडक्शन को डिस्कस किया था। जहां पे आपका पहला जो डिडक्शन था वो स्टैंडर्ड डिडक्शन था, दूसरा डिडक्शन प्रोफेशनल टैक्स था, तीसरा डिडक्शन इंटरटेनमेंट अलाउंस था। और ये तीनों के तीनों डिडक्शन केवल एक हेड के ऊपर काम करते हैं, दैट इज द इनकम फ्रॉम सैलरी। लेकिन जब भी आप लोग टोटल इनकम की बात करते हैं तो टोटल इनकम अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 14 आपको 5 हेड से मिलती है। इनकम फ्रॉम द सैलरी, इनकम फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी बोल दीजिए, इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन एंड इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। पांचों के ऊपर जो ओवरऑल डिडक्शन लगता है ना, वो किसके अकॉर्डिंग लगता है? 18C टू 18U। ये आप याद रखिएगा, 18C से लेकर के 18U तक आपको तमाम डिडक्शन दिए गए हैं जो आपके नेट इनकम के ऊपर काम करते हैं, टोटल इनकम के ऊपर काम करते हैं। तो छोटा सा डाउट था, उम्मीद करता हूं आप सभी को इस चीज का क्लैरिटी मिला होगा। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर के अंदर, प्रोसीड करते हैं वन बाय वन करके। हम लोग देखेंगे किस तरीके से आपका लेक्चर चलेगा, क्या क्या चीजें हैं जिनको बुनियादी तौर पे हमें समझना है। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो हम इसी टॉपिक पे करेंगे कि सर ये जो डिडक्शन है इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, डिडक्शन अपने आप में एक ऐसा अमाउंट होता है जो खुद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स एक्ट आपको अलाउ करता है कि आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम बनी है, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ग्रोस टोटल इनकम की बात कर रहा हूं। जो आपकी टोटल इनकम बनी है या ग्रोस टोटल इनकम बनी है, वो आपका एक अमाउंट आप लोग सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, और ये जो आपको अमाउंट डिडक्ट किया जाता है ये कुछ सर्टेन इन्वेस्टमेंट के भी यहाँ पे, कुछ एक्सपेंसेस के भी यहाँ पे, कुछ अलग अलग कंट्रीब्यूशन के भी यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आप लोग नेट टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। तो बहुत बुनियादी तौर पे मैंने कंक्लूड करके आपको बताया कि जब भी आपके एग्जामिनेशन के अंदर डिडक्शन से रिलेटेड सवाल आए तो आपको समझना है डिडक्शन अपने आप में एक ऐसा अमाउंट होता है माय डियर फ्रेंड्स, जो खुद इनकम टैक्स एक्ट अलाउ करता है किसको? टैक्स पेयर को, या फिर आप लोग एसएससी बोल सकते हैं, कि ये अमाउंट वो सब्ट्रैक्ट कर सकता है उसकी जीटीआई यानी कि ग्रोस टोटल इनकम के अंदर से। और ये आपको कुछ इन्वेस्टमेंट के बिहा पे, एक्सपेंसेस के बिहा पे और कंट्रीब्यूशन पे के बिहा पे आपको ये आपका डिडक्शन प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो डिडक्शन है ये किस लिए होता है? ताकि आप लोग अपनी टैक्सेबल इनकम को कैलकुलेट कर पाए। मैंने बार बार आपको बताया है, हम लोग 18C से लेकर के और 18U तक जितने भी डिडक्शन है सारे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर कवर करने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान से अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। जो जो कॉन्सेप्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगा काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। जब भी आप लोग इनकम टैक्स एक्ट के या फिर इनकम टैक्स के अंदर कोई भी सवाल उठा के देखेंगे तो आप लोग पाएंगे ये डिडक्शन आपको कहीं ना कहीं गिवन होते हैं। क्लियर? तो डिडक्शन की मीनिंग आपको समझ में आ गई है। डिडक्शन को अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में क्लासिफाई करूं तो 2 पार्ट में आप लोग मोटा मोटा क्लासिफाई कर सकते हैं, ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। किताब में देखेंगे तो इस तरीके का चार्ट आपको नहीं दिखेगा, किताब में थोड़ा सा समरी फॉर्म में गिवन है, लेकिन आप लोग इसको इस तरीके से समझेंगे ना तो इजीली आप लोग टैकल कर पाएंगे।
करेंगे। दो तरीके के डिडक्शन मैं यहाँ पे बना रहा हूं। पहली कैटेगरी को मैंने रखा है स्टैंडर्ड डिडक्शन के नाम से, दूसरी कैटेगरी को रखा है नॉर्मल डिडक्शन के नाम से। नॉर्मल डिडक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन के ऊपर हम लोग लास्ट क्लास के अंदर कहीं ना कहीं चर्चा कर चुके हैं। याद क्या रखना है, याद ये रखना है जब भी स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात आएगी ना, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन की कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई टर्म्स नहीं होती है, डायरेक्ट वो आपको मिलता ही मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको दो जगह देखने को मिलता है, एक तो आपका इनकम फ्रॉम सैलरी या सैलरी हेड के अंदर आपको कौन सा डिडक्शन देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। अलोंग विद जब भी आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं, एचपी आप लोग बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, जब आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो हाउस प्रॉपर्टी वाले केस के अंदर भी माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो डिडक्शन हम लोगों ने दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया। एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन होएगा, एक आपका नॉर्मल डिडक्शन होएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन के अंदर आपको सैलरी पे देखने को मिलेगा और आपको कहां पे देखने को मिलेगा, आपको हाउस प्रॉपर्टी के अंदर स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करूं तो आप लोग सेक्शन 16 के सबसेक्शन 1A के अंदर आप लोग किसको पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, अंडर द सेक्शन 16 1A के अंडर आप किसको पढ़ते हैं, सैलरी हेड के स्टैंडर्ड डिडक्शन को पढ़ते हैं। और लास्ट क्लास के अंदर मैंने कवर किया था, जब भी आप लोग स्टैंडर्ड डिडक्शन की बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको ख्याल क्या रखना है, आपको ख्याल इस बात का रखना है, चाहे आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करें, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करें, ठीक है, आप न्यू रेजिम की बात कर लीजिए, चाहे आप लोग ओल्ड रेजिम की बात कर लीजिए, आपको क्या मिलेगा, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा। और अमाउंट याद करिएगा, अगर आप लोग ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 50,000 का स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर आप लोग न्यू रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो आपको 75,000 का स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या देखने को मिलता है, आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। और मैं आपको बता चुका हूं कौन सा आपका सेक्शन है, 16 फर्स्ट ए के अकॉर्डिंग आप लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन पढ़ते हैं। वहीं अगर आप लोग हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% का लगता है अंडर द सेक्शन 24A। ये थोड़ा आपको ख्याल में रखना है, 24A के अकॉर्डिंग आपको क्या देखने को मिलता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन देखने को मिलता है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बातें यहां तक आपको क्लियर रही होगी। स्टैंडर्ड डिडक्शन से रिलेटेड जितने भी डाउट थे वो क्लियर हो गए होंगे, मोटा मोटा आपको समझ में आया। डिडक्शन दो पार्ट में क्लासिफाई कर दिया, एक आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन है, दूसरा क्या है, नॉर्मल डिडक्शन है। स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी पे लगता है अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अकॉर्डिंग। डायरेक्ट आप 50,000 और 75,000 का अप्लाई कर सकते हैं, ओल्ड और न्यू दोनों में काम करता है। और अगर आप हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हो तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% लगता है अंडर द सेक्शन 24A, ये आपको याद रखना है। क्लियर, तो बहुत बेसिक बात मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं नॉर्मल डिडक्शन की। नॉर्मल डिडक्शन आप लोग याद रखिएगा कहां से कहां तक आते हैं, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 18C टू द 18U, याद रखना है 18C से लेकर के आपको वेरियस इनकम जो आपके क्या है डिडक्शन है वो देखने को मिलेंगे 18C से लेकर के और 18U तक। और याद रखिएगा जब भी नॉर्मल डिडक्शन आप लोग अप्लाई करेंगे तो अगर आप लोग केवल ओल्ड रेजिम ऑप्ट करते हैं, न्यू रेजिम के अंदर आपको नॉर्मल डिडक्शन देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप लोग केवल और केवल ओल्ड रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो उस केस में माय डियर फ्रेंड्स आपको क्या देखने को मिलता है, आपको नॉर्मल डिडक्शन देखने को मिलता है। 18C से लेके 18U तक दो ऐसे एग्जम्पशंस रहेंगे या फिर मैं कहूं एक्सेप्शन रहेंगे जो आपको ओल्ड और न्यू दोनों केस में देखने को मिलेंगे। क्या बताया, 18C से लेके 18U आपको ओल्ड रेजिमे के अंदर एक्ट करेंगे, या आप अगर ओल्ड रेजिमे ऑप्ट करते हैं तो आप लोग 18C से लेकर के 18U के डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दो ऐसे एक्सेप्शन केस हैं जो न केवल ओल्ड बल्कि न्यू रेजिम के अंदर भी आते हैं। आप लोग याद रखिएगा, आपका 18CCD2 और अगर आप लोग 80CCH याद रखिएगा क्या है 80CCD2 और आपका क्या है 80CCH आपको याद रखना है। ये दो एक्सेप्शन है जो आपके ओल्ड और न्यू रेजिमे दोनों के ऊपर क्या करते हैं, काम करते हैं। चाहे आप लोग ओल्ड रेजिमे ऑप्ट कीजिए, चाहे आप लोग न्यू रेजिमे ऑप्ट कीजिए, आप लोग ये दोनों जो आपके स्पेसिफिकली डिडक्शन है ये अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर, तो उम्मीद करता हूं दोनों चीजों में आपको एक बेटर क्लैरिटी मिला होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। एक चीज और आपको बता देता हूं, जब जब बात डिडक्शन की होती है और स्पेसिफिकली डिडक्शन के अंदर आप लोग 80C से लेकर के 80U की बात करते हैं, तो अगर आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं ना, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर आपका चैप्टर नंबर 6 है, 6A बोलूंगा बल्कि मैं, चैप्टर नंबर 6A है जहां पे आपको पढ़ाया जाता है। वैसे अगर आप लोग डिडक्शन पढ़ेंगे तो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के या अदर यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट के अंदर मे बी आपके यूनिट 5 के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सेक्शन 80C से लेकर के
ATU कवर होता है अंडर द चैप्टर 6A। किसकी बात कर रहा हूं मैं? इनकम टैक्स एक्ट की बात कर रहा हूं। क्लियर? तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ATC से ATU तक का जो आपको डिडक्शन पढ़ाया जाता है वो चैप्टर नंबर 6 के अंदर पढ़ाया जाता है। क्लियर? तो आई होप कि यहां से आपको एक बेटर क्लैरिटी मिला होगा कि डिडक्शन कैसे क्लासिफाई करने हैं, कौन सा डिडक्शन नॉर्मल होगा और कौन सा डिडक्शन माय डियर फ्रेंड्स स्टैंडर्ड होगा। अगर ये बात आपको समझ में आ गई ना, तो अभी जो आगे मैं आपको चीजें समझाऊंगा ना वो बेटर वे में, आसानी से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आई होंगी। अगर यहां तक सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिए इस इंपॉर्टेंट सी बात है यार, जब भी आप लोग इनकम टैक्स की बात करते हैं स्पेसिफिकली ग्रेजुएशन के लिए ऐसा कोई इनिशिएटिव है नहीं। जस्ट लाइक अदर स्ट्रीम की अगर आप लोग बात करते हैं, चाहे आप लोग फिजिक्स के फील्ड की बात कर लीजिए, केमिस्ट्री के फील्ड की बात कर लीजिए, मैथमेटिक्स के फील्ड की बात कर लीजिए, या हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको बड़े चैनल मिल जाएंगे जो आपको हर साल यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हमारे निश के अंदर स्पेसिफिकली बीकॉम के अंदर पहली बात तो कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं है जो एनर्जी के साथ आपको एक अच्छा खासा कंटेंट डिलीवर करे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इस इनिशिएटिव में हमारा केवल और केवल 9000 का परिवार है और मेरे को यहाँ पे कोई लाखों बच्चे नहीं देखते हैं, व्यूज मेरे बहुत कम व्यूज हैं। ऐसे में अगर आप लोग थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेट सी बात है यार, इससे मेरे को भी इंटरनल मोटिवेशन मिलता है और से और बढ़िया बढ़िया प्रीमियम कंटेंट मैं आप सभी के लिए लेके आने के लिए थोड़ा सा इंस्पायर हो जाता हूं। वैसे थोड़ा सा तो यार आप लोग भी समझते हैं। तो प्लीज अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप यहां तक कंटेंट आपको समझ में आए, यहां तक चीजें समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में यस जरूर लिख दीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आपके डिडक्शन की। ठीक है, डिडक्शन इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा सैलरी के अंदर हम लोगों ने अलग अलग कंपोनेंट पढ़े। अगर आपको याद हो तो मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज करा देता हूं। अगर आपने सैलरी वाला चैप्टर पढ़ा है तो सैलरी वाले चैप्टर के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या कहते थे? सबसे पहले हम लोग आपका बेसिक पे लेते थे। याद रखिएगा मैं यहाँ पे डीए की भी बात कर रहा हूं। उसके बाद मैंने बताया था तमाम अलाउंसेस हम लोग लेते हैं। अलाउंसेस के अंदर 3 तरीके के अलाउंसेस थे। कौन कौन से? फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्टेड और पार्टली टैक्सेबल। तीसरा कंपोनेंट क्या बनता था माय डियर फ्रेंड्स? अलाउंसेस के बाद हम लोगों ने देखा था आपका परक्यूस्टीज बनता था। ठीक है, परक्यूस्टीज के बाद हम लोगों ने देखा था एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था, क्या था? आपका रिटायरमेंट बेनिफिट। क्लियर? आप लोग क्या कहते थे? रिटायरमेंट बेनिफिट। जहां पे हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? आपका ग्रेजुएटी पढ़ा था, पेंशन पढ़ा था, आपका लीव इनकेसमेंट पढ़ा था, पीएफ, ईपीएफ, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड या प्रोविडेंट फंड पढ़ा था। और लास्ट में जाकर के हम लोग क्या करते थे? डिडक्शन अप्लाई करते थे। और ये जो डिडक्शन होता था माय डियर फ्रेंड्स, ये आपका अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 16 होता था, जब पे 3 डिडक्शन अप्लाई करते थे। कैसे करते थे? इन तमाम चीजों को, यानी कि आपका जो बेसिक सैलरी है उसको हम लोग क्या कर देते थे? ऐड कर देते थे। उसके बाद आप लोग डीए को ले लेते थे। उसके बाद जितने भी अलाउंसेस है वो सारे आ जाते थे। क्लियर है? उसके बाद जितने भी परक्यूस्टीज है वो सारे आ जाते थे। हमने पढ़ा हुआ है सारी चीजों को, ठीक है ना, लास्ट 17 क्लासों के अंदर। उसके बाद आपके जितने भी परक्यूस्टीज के बाद रिटायरमेंट बेनिफिट है वो आ जाते थे। और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद हमारे पास एक मिलता था ग्रोस टोटल सैलरी। क्या मिलता था? ग्रोस टोटल सैलरी, जिसके अंदर से हम लोग घटाते थे आपके डिडक्शन को। 3 तरीके के डिडक्शन हम लोग पढ़ते थे। 16 फर्स्ट ए, 16 सेकंड, 16 थर्ड, यानी कि 16 सेक्शन के अंदर सब सेक्शन 2, सब सेक्शन 3, ये 3 डिडक्शन हम लोग इसके अंदर से क्या करते थे? माइनस करते थे। जो भी लगता था हम लोगों ने वो माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद हमें एक रिजल्ट मिलता था जो होता था आपका टैक्सेबल सैलरी। क्या होता था माय डियर फ्रेंड्स? आपका टैक्सेबल सैलरी। तो एक हेड हुआ ये, माने एक हेड के अंदर हम लोगों ने सैलरी कैलकुलेट करना सीखा। यहां पे हम लोग सैलरी कैलकुलेट नहीं करना सीख रहे हैं। डिडक्शन के अंदर हम लोग टोटल इनकम निकालेंगे और टोटल इनकम 5 हेड के अंदर कवर की जाती है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज एंड एक और आपका क्या रह गया? इनकम फ्रॉम द कैपिटल गेन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या लिखा है? इनकम फ्रॉम द सैलरी। अच्छा, यहाँ पे मैंने दोनों चीजें लिखी, चाहे आप लोग ओल्ड रेज्यूमे का इस्तेमाल करें चाहे आप लोग न्यू रेज्यूमे का इस्तेमाल करें, कोई भी आप लोग रेज्यूम ऑप्ट कर सकते हैं अपने टैक्स पे करने के लिए। दूसरा क्या है? हाउस प्रॉपर्टी के लिए अमाउंट आ गया। आपने कैलकुलेट करना सीखा इनकम फ्रॉम द पीजीपी, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है ना, ये आप थोड़ा याद रखिएगा। यहां पे आपका अमाउंट आ जाएगा। कैपिटल गेन का अमाउंट लिख दीजिए, अदर सोर्सेज का अमाउंट लिख दीजिए। अगर ये पांचों हेड को अगर आप लोग कवर कर लेते हैं, जब जाकर के आपका ग्रोस टोटल इनकम बनता है, जैसे यहाँ पे ग्रोस टोटल सैलरी बना था, यहाँ पे क्या बना? ग्रोस टोटल इनकम, ये बन गया। इस ग्रोस टोटल इनकम के अंदर आपको ध्यान क्या देना है? आपको देखना है कि आपको डिडक्शन करना है अंडर द सेक्शन 18C
टू द 18U। याद रखिएगा 18C से लेकर के 18U जो जो डिडक्शन लगेंगे वो हम अप्लाई कर देंगे। देखिए दो डिडक्शन ऐसे हैं जो ओल्ड और न्यू में काम करते हैं, कौन कौन से, 80CCD2 और 80CCH। ये दोनों तो किस में काम करेंगे, दोनों में करेंगे। बाकी सब कहां पे आ जाएगा, ओल्ड रेजिम के अंदर आ जाएगा। सब्स्टिट्यूट करके, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, आपका नेट टैक्सेबल इनकम। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे इसको, टैक्सेबल इनकम कह सकते हैं। क्लियर। तो ये छोटा सा फॉर्मेट है जिसको आपको याद रखना है। हालांकि कायदे से देखेंगे तो होना यही चाहिए, पहले सैलरी पढ़ेंगे, हाउस प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, बिजनेस एंड प्रोफेशन पढ़ेंगे, कैपिटल गेन पढ़ेंगे, अदर सोर्सेज पढ़ेंगे, उसके बाद ही तो आप लोग डिडक्शन कर पाएंगे ना। लेकिन इनके बिना जो आप लोग ये चैप्टर कर पा रहे हैं, सैलरी आप लोगों ने, सबसे बड़ा चैप्टर सैलरी है, हम लोगों ने पढ़ा, इसके सवाल को सोल्व कर पाना करीब करीब डिफिकल्ट है। दैट्स व्हाई हमें ये यहाँ पे कवर करना जरूरी है। क्लियर। तो ये फॉर्मेट याद रखिएगा टोटल इनकम का, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मेट रहने वाला है। आगे मैं इसका इस्तेमाल करूंगा जब भी हम लोग सवाल बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक आई थिंक मैं एक बार चेक कर लेता हूं ताकि चीजें हमको बेटर वे में क्लैरिटी हो सके, क्योंकि यहाँ पे इस पीपीटी के अंदर छोटी सी मिस्टेक हो रखी है। कौन कौन से सेक्शन है जिनके अंदर हमें तब्दीली करने की जरूरत है, ये हमारा मेन कंसर्न रहेगा। यहाँ पे हुआ क्या है कि ये सारी चीजें सेम दिख रही है आपको, लेकिन असल में सारी सेम नहीं है। लेट मी चेक, एक बार मैं चेक कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग इसको एक बार करेक्ट कर लेंगे। आप लोग भी प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जितने भी बच्चे डेडिकेटेडली पढ़ते हैं एक बार इस चीज को थोड़ा सा कंसिडरेशन में रखिएगा। जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये आपका यहाँ पे आएगा 80D, यानी कि ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, यहाँ पे डी वाला आएगा। डी वाला मतलब मैं अभी आपको करके दिखा देता हूं, ठीक है ना, ताकि आपको एक बेटर वे में क्या हो सके, क्लैरिटी हो सके। हम सेम कलर उठा लेते हैं और यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये। एक मिनट, जस्ट हम इसको हटा देते हैं, फिल यहाँ पे, यस, एक मिनट। ठीक है, अब ठीक है। ये देखिए ध्यान से, इसका ही हम लोग क्या कर लेते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं, ताकि चीज़ों को हम लोग बेटर वे में क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सके। यह सब ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार फटाफट से लिख देता हूं ताकि आप लोग नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा आपका 80D आएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे 80DB, याद रखिएगा ये आपका डबल DB है। उसके बाद आपको करना है 80DD, ये वाले आपके यहाँ पे सेक्शन रहेंगे। इसके बाद आपका 80E आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया 80E है। उसके बाद 80EA है, याद रखिएगा ये क्या आ गया आपका, EA आ गया। उसके बाद क्या आ गया आपका 80EB आ गया। क्लियर है। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 80G आएगा, उसके बाद 80GG आएगा। ओके, इसके बाद क्या आएगा आपका, इसके बाद आएगा 80GA, और इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा आपका 80GG और ऐसे C भी आएगा, यानी कि 80GC। ठीक है, ओके डन। ये आपको थोड़ा सा करेक्शन करना है, वहां पे उस स्लाइड के अंदर मिस्टेक है, तो आप लोग मेक श्योर करके इस चीज को जरूर ध्यान दीजिएगा। 80C, 80CC, 80CCD और 80CCH ये आपके इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए सेक्शन है। अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट होगा तो आपको याद रखिएगा 80C, 80CC, 80CCD, 80CCH ये आपके टोटल 4 सेक्शन है जिसमें इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड प्रोविजन आपको गिवन मिलेंगे। 80D, 80DB, 80DD ये आपके हेल्थ एंड इंश्योरेंस से जुड़े हुए क्या है, प्रोविजन है। थोड़ा सा याद करिएगा, ध्यान रखिएगा कि भाई ये कौन सा प्रोविजन है। ठीक है ना। अगर आप लोग ई की बात करते हैं, 80E, 80EA, 80EB ये आपके लोन पेमेंट से जुड़े हुए हैं, और जी वाले सारे डोनेशन से जुड़े हुए हैं। क्लियर। थोड़ा आपको ध्यान रखना है, क्या बताया मैंने, 80C वाला कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से, डी वाला हेल्थ एंड इंश्योरेंस से, ई वाला लोन पेमेंट से, और जी वाले डोनेशन से जुड़े हुए हैं। इसके बाद आप लोग थोड़ा और पढ़ेंगे QQB और आपका RRB आप लोग पढ़ने वाले हैं, TTAA, TTAB पढ़ने वाले हैं, और ATU आप लोग पढ़ेंगे। क्लियर। ये आखिरी है 80C से लेकर के, और हमें कहां तक पढ़ना है, आपका 80U तक ही तो पढ़ना है ना, तो ये आखिरी है। क्लियर। तो ये आपके थोड़े से प्रोविजन रहेंगे, अभी आपको क्लैरिटी मिलेगा। याद इतना कुछ नहीं करना, लेकिन फिर भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि सर हाँ ये इस तरीके से हमारे ये आपके इनकम टैक्स एक्ट के अंदर क्या क्या दिए गए हैं, प्रोविजंस दिए गए हैं या सेक्शन दिए गए हैं, जिनके हिसाब से हमें अपनी कैलकुलेशन को बनाना है। सबसे पहले आज की क्लास के अंदर हम लोग 80C को कवर करेंगे, फिर हम ऐसे आगे आगे प्रोसीड करते जाएंगे। 80C के बाद आपका EB होएगा, ये
सारी डी भी होगा, ठीक है। ऐसे वन बाय वन करके हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर आप लोग एटीसी के डिडक्शन की बात करते हैं तो आप लोग जरूर गौर फरमाइएगा, यहाँ पे किस किस को एटीसी मिल सकता है, इंडिविजुअल को मिल सकता है, और इंडिविजुअल के अंदर भी आपको याद रखना है या तो उसको खुद को मिलेगा या फिर उसके बच्चे को मिल सकता है, चाइल्ड को, ठीक है, या फिर उसके स्पाउस को मिल सकता है। स्पाउस को मतलब क्या होता है, अगर हस्बैंड है तो उसकी वाइफ, अगर वाइफ है तो उसका हस्बैंड, यानी कि ये तीनों कैटेगरी किस में आती हैं, आपके इंडिविजुअल की कैटेगरी में आती है, ठीक है। तो आपको याद रखना है इंडिविजुअल के केस में प्लस में आप लोग एचयूएफ की बात करते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात करते हैं, इन दोनों केसेस में आपको एटीसी का डिडक्शन देखने को मिलता है। और इंडिविजुअल के केस में भी हम लोग सेल्फ की बात कर रहे हैं, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, चाइल्ड की बात कर रहे हैं, हम लोग स्पाउस की बात कर रहे हैं। मैक्सिमम लिमिट याद रखिएगा एटीसी के अकॉर्डिंग जो डिडक्शन आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगा 1.5 लाख देखने को मिलेगा। 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। ये कुछ प्रोविजन है जो आपको याद रखने हैं। जब भी आप लोग एटीसी की बात करेंगे तो आपको याद क्या रखना है, एटीसी सबसे पहली बात तो कहां से जुड़ा हुआ है, ये आपका इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। अभी अभी हमने पढ़ा ना एटीसी डिडक्शन कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। सी वाले सारे किससे जुड़े हुए हैं, इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो एटीसी कहां से जुड़ा हुआ है, इन्वेस्टमेंट से जुड़ा हुआ है। एटीसी दो लोगों को मिलता है, या तो इंडिविजुअल को मिलेगा या एचयूएफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को मिलेगा। इंडिविजुअल के अंदर भी 3 लोग आएंगे, सेल्फ आ जाएगा, चाइल्ड आ जाएगा और आपका स्पाउस आ जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, क्या किसी बच्चे ने अपने पेरेंट्स के नाम आपका क्या ले लिया है, एटीसी का डिडक्शन लगेगा। जैसे उसने इन्वेस्टमेंट किया, उसके पेरेंट्स के नाम किया, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर ही, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर उसने इन्वेस्टमेंट डाला, तो क्या एटीसी का डिडक्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर उसका बच्चा होता, चाइल्ड होता तो या खुद के लिए या तो स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए, ग्रांड पेरेंट्स के लिए, रिलेटिव्स के लिए, किसी के लिए भी आपको एटीसी का डिडक्शन देखने को नहीं मिलता है। क्लियर, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, ख्याल में रखिएगा, जहन में रखिएगा, रादर देन दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग जब सवालात को बनाएंगे जब करेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो आपका डिडक्शन है कहां पे काम करता है, हम लोग बात कर चुके हैं, ओल्ड रेजिम के अंदर काम करता है। और यहाँ पे जितने भी कैपिटल गेन होते हैं, 2 तरीके के कैपिटल गेन है। एक क्या है आपका एलटीजी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सीजी, एलटीसीजी, ठीक है ना। और दूसरा कैपिटल गेन कौन सा है आपका, एसटीसीजी। इसका मतलब क्या होता है, एलटी का मतलब है लॉन्ग टर्म, यानी कि आप लोगों ने पढ़ा होगा एलटी का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। याद रखिएगा क्या हो जाएगा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ऐसे इसका क्या मतलब हो जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो आप लोग क्या कहेंगे, आप एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो ये दोनों चीजों को आपको याद रखना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म। यहाँ पे भी आपका क्या नहीं होता, अलाउ नहीं होता है एटीसी, माने कैपिटल गेन के अंदर भी आपका क्या नहीं होगा, एटीसी आपका अलाउड नहीं होगा। और केवल ओल्ड रेजिमे वाले ही आपके एटीसी डिडक्शन को ऑप्ट कर पाएंगे। कौन कौन कर पाएंगे, या तो खुद या अपने बच्चे के लिए, अपने स्पाउस के लिए। इंडिविजुअल की बात हो रही है, या तो आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात कर लीजिएगा। और लिमिट कितनी बताई है मैंने, 1.5 लाख मैक्सिमम लिमिट है। इससे कम है तो आप लोग कर पाएंगे, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितनी है आपका, 1.5 लाख है। 1.5 लाख से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट जाता है तो 1.5 लाख से ज्यादा का डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता। कुछ बातें हैं जिनको केवल जहन में रखना है, सवाल हम लोग आने वाले वक्त के अंदर प्रैक्टिस जरूर करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा व्हेन डिडक्शन अलाउंस, क्या क्या कहां पे डिडक्शन मिलता है एटीसी का, इन्वेस्टमेंट के अंदर देखने को मिलता है, डिपॉजिट के अंदर देखने को मिलता है, कंट्रीब्यूशन कहां पे कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड के अंदर या एसपीएफ के अंदर, सेल्फ प्रोविडेंट फंड के अंदर कर सकते हैं, पेमेंट के अंदर लोन और ट्यूशन फीस आ गया है। यानी कि इन तमाम केसेस में आप लोग क्या लगा सकते हैं, आपका एटीसी का डिडक्शन अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। जब भी आप लोग एटीसी के डिडक्शन की बात करेंगे तो इन्वेस्टमेंट के अंदर जैसे आपने एलआईपी, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ हम लोग पढ़ चुके हैं वैसे तो, याद रखिएगा पीपीएफ का क्या फुल फॉर्म होता है, मैंने पहले भी पढ़ाया था आपको, दिस इज द पब्लिक प्रोविडेंट फंड। क्लियर है, या क्या कहेंगे, पब्लिक प्रोविडेंट फंड बोलेंगे इसको। क्लियर, थोड़ा याद रखिएगा। आगे देखिएगा बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस के अंदर अगर आप लोग डिपॉजिट करते हैं, और स्पेसिफिकली हम लोग आगे बात करेंगे आपका लॉन्ग टर्म के अंदर, यानी हम लोग 5 ईयर का टाइम पीरियड लेंगे, ठीक है, वहां पर भी हम लोग चर्चा करने वाले। कंट्रीब्यूशन और पेमेंट, तमाम केसेस में आपको क्या देखने को मिलेगा, एटीसी देखने को मिलेगा। और यहां से इंपॉर्टेंट फैक्टर बता देता हूं, इन तमाम चीजों में अगर कोई एक चीज इंपॉर्टेंट, एक टॉपिक जहां से अक्सर सवाल आता है माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका रहने वाला है एलआईपी, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। क्लियर है, या याद रखना है, इससे जुड़े हुए प्रोविजन मैं आज करा दूंगा। इसको क्या कहते हो आप लोग, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो अभी मैं आपको कवर कराऊंगा, ठीक है।
कि एग्जैक्टली एलआईपी के एलआईसी के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए, क्या क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। आई थिंक एक स्लाइड यहाँ पे मिस है एलआईसी वाला, चलिए अगले पार्ट के अंदर कर लेंगे। आप लोग जब तक इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होंगी। जैसे अगर आप लोग यहाँ पे लेके चलते हैं एटीसी के डिडक्शन को, अगर आप लोग पढ़ते हैं, अगर आप लोग कहते हैं कि सर एटीसी का डिडक्शन कहाँ पे देखने को मिलता है, तो एटीसी का डिडक्शन आप लोग याद रखिएगा, कॉन्ट्रीब्यूशन टू द पीएफ, एसपीएफ, आरपीएफ एंड द पीपीएफ। यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा, अगर आपने यूलिप और यूटीआई में इन्वेस्टमेंट किया है तो भी आपको एटीसी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिलेगा। एनएससी 8 की बात करते हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, तो यहाँ पे भी आप लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं 5 ईयर फिक्स डिपॉजिट बैंक के अंदर या पोस्ट ऑफिस के अंदर। मैंने बताया था ना, इसके अंदर भी है आपका नबार्ड, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कह दीजिए, इंस्टीट्यूशन कह दीजिए, जो फार्मर्स को लोन देता है, ठीक है। उसके अंदर भी आपका सुकन्या समृद्धि अकाउंट है, तो उसके अंदर भी म्यूचुअल फंड, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम 2005, ये अगर आपका है तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, एटीसी का डिडक्शन मिलेगा। आप देखिए सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अंदर भी आपको एटीसी का डिडक्शन मिलता है। ट्यूशन फीस अगर आप लोग देते हैं किसी भी स्कूल के अंदर या कॉलेज के अंदर, कॉलेज होना चाहिए फुल टाइम, याद रखिएगा, वहां पे भी आपको डिडक्शन देखने को मिलता है। अगर किसी भी हाउसिंग लोन की अगर आप लोग रीपेमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट हो, बैंक हो, एलआईसी हो, तो उस केस में भी आपको क्या देखने को मिलेगा, आपका बेसिकली एटीसी का डिडक्शन देखने को मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको याद रखना है एटीसी का डिडक्शन आपको कब कब देखने को मिलता है। अगर आप लोग एलआईसी की बात करते हैं तो एलआईसी की माय डियर फ्रेंड्स मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ। एलआईसी की अगर आप लोग बात करते हैं तो कुछ बातें हैं, याद रखिएगा। एलआईसी के अंदर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैं लिख देता हूँ, अगर आपकी पॉलिसी, याद रखिएगा, अगर आपकी पॉलिसी क्या गिवन है, बिफोर 1 अप्रैल यानी कि 1/4/2012 से पहले की पॉलिसी है, तो यहाँ पे आपके दो केसेस बनते हैं। एक तो आपका डिसेबल पर्सन होता है और एक डिसेबल के अलावा जो अदर बच गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मैं अदर लिख दूंगा। याद रखिएगा, जो भी डिसेबल है और पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है, तो यहाँ पे आपका मिलेगा 20% ऑफ सम अक्योर्ड, ठीक है। आप लोग क्या कहेंगे, जो भी सम अश्योर्ड किया है 20%, और यहाँ पे पहले कितना रखा गया था, 20% रखा गया था। अब उसके बाद अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, इसके अंदर टाइम पीरियड रखा गया, सेकंड जो कैटेगरी बनाई गई थी, तो पहली कैटेगरी थी, सेकंड कैटेगरी बनाई गई थी जिन्होंने भी 2012 से और 13 के बीच में पॉलिसी लिया। किसकी बात हो रही है, 2012 से लेके और 13 के अंदर पॉलिसी लिया। डिसेबल का जो परसेंटेज था वो 10% रखा गया, अदर के लिए भी कितना रखा गया, 10% रखा गया। अब अगर आप लोग ध्यान देंगे, तीसरी कैटेगरी क्या कहती है, अगर आपकी पॉलिसी ली गई है आफ्टर, किसकी बात कर रहा हूं मैं, 1/4/2013, तो याद रखिएगा यहाँ पे डिसेबल के लिए 15% रखा गया है, ये कितना है आपका 10% है। और याद रखिएगा ये जो परसेंट गिवन है ये है, जैसे 20% की मैं बात की तो 20% सम अश्योर्ड, किसकी बात हो रही है, जो आपने सम अश्योर किया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, ठीक है ना, उसके बिहा पे है। तो एलआईसी वाला पॉइंट भी आप आज ही क्लियर कर लीजिए, अलग से स्लाइड के चक्कर में ना पड़े, केवल 3-4 पॉइंट है जो आपको अपने जहन में, मेमोरी में याद रखने, ठीक है। तो यहां तक याद रखिएगा, अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2012 से पहले की है, तो अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो 20% अश्योर्ड सम मिलेगा, उसको अश्योर्ड सम का 20% मिलेगा, अदर को कितना मिलेगा, 20%, दोनों सेम थे। फिर एक तब्दीली की गई 2012-13 के अंदर, दोनों अमाउंट को कम करके इक्वल कर दिया गया। फिर पता चला डिसेबल पर्सन और नॉर्मल के पर्सन के बीच में कुछ तो बुनियादी तौर पे फर्क रखें, तो 1/4/2013 के बाद जो पॉलिसीज हैं वो क्या है, 15% है, और यहाँ पे कितना है आपका 10% है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल आता है यहाँ से, जब हम लोग पढ़ेंगे तो प्लीज इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, अपने जहन में रख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि चीजें याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रोविजंस को याद करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और वैसे भी आप लोग ग्रेजुएशन के आखिरी साल में है, तो 3 सालों के दरमियान आपको अच्छा खासा अनुभव हो गया होगा, और स्पेसिफिकली कॉमर्स डोमेन के अंदर की पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है। अगर सबसे ज्यादा कोई चीज है तो पढ़ना जरूरी है, क्लियर है। अभी एक सेमेस्टर के बाद या हो सकता है 6 महीने बाद आप लोग जब ग्रेजुएशन करके, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो पोस्ट ग्रेजुएशन की तरफ चले जाएंगे, ठीक है, कुछ वैसे बच्चे ऐसे होंगे जो कॉम्पिटिटिव सेगमेंट की तरफ चले जाएंगे। वहां पे जाके आपको और ज्यादा फील होगा कि सबसे जरूरी कोई काम है दुनिया में तो पढ़ना है। न केवल हम लोग इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं, मैं नहीं कहता मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़िए, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़िए, लॉ पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन पढ़ते रहिए, पढ़ना सबसे जरूरी काम है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। और लिटरेचर पढ़िएगा, लिटरेचर में बड़ी सारी चीजें हैं जो आपको काफी कुछ सिखाती हैं। एट द एंड मतलब सीधी सीधी बात है, आपका वास्ता पढ़ाई से होना चाहिए। तो याद करने की
आदत डाल लीजिए। जब आप लोग रेगुलर पढ़ते हैं, पढ़ते रहते हैं, तो आपकी एक हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, आप चीज़ों को याद कर पाते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर मैंने क्या कवर कराया, आपका पूरा एटीसी कवर करा दिया है। एटीसी में इसके अलावा आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। छोटे-छोटे प्रोविजन है जो आप लोग पढ़ेंगे कहाँ पे, एटीसीसी के अंदर, एटीसीडी के अंदर और एटीसीसीएच के अंदर। अगली क्लास के अंदर मैं कवर कराऊंगा एटीडी को भी कोशिश करूंगा कवर कराने की। फिर एक क्लास के अंदर हम लोग इन दोनों को कवर कराने की कोशिश करेंगे। 3 से 4 क्लासेस मेरी और लगेंगी, तमाम प्रोविजंस, और अगली क्लास से हम लोग अपने न्यूमेरिकल्स को भी उठाना शुरू कर देंगे ताकि आपको एक बेटर क्लैरिटी हो सके। उम्मीद करता हूं चीजें यहां तक माय डियर फ्रेंड्स आपको समझ में आई होंगी, क्लैरिटी मिला होगा। जितने भी बच्चे मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहे, बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आप सभी मेरे साथ अंत तक जरूर बने रहे। अगली क्लास के अंदर मिलेंगे। इस पार्ट के अंदर इतना ही। चलिए, जब तक मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी लर्निंग।